गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स। सेट्स, SETS। एक्चुअली इस टॉपिक को अगर हम देखें, दिस टॉपिक इज़ अवेलेबल इन क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर IIT JEE and okay, not NEET, and in different टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एक्चुअली अगर हम देखें तो सेट्स की रिक्वायरमेंट आती है जब हम रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ने जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस, तो अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन को समझना है, सो बिफोर दैट सेट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत स्मॉल टॉपिक है, बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, मेनली इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में कहीं पे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, बट 11th 12th में काफ़ी कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। एंड अगर हम IIT JEE के एग्ज़ाम्स की बात करें तो वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन मेनली पूछा जाता है। रिलेशन एंड फंक्शन का जो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म जनरेट होता है बिकॉज ऑफ सेट्स ओनली। ओके, नाउ विल गो टू द सेट्स। Actually, first condition used to come in our mind, what is set? If I say set is nothing but a collection of random data, random और some ordered data। random और ordered की मीनिंग क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा डेटा है, तो ये एक डेटा हो गया। अभी एक तो ऑर्डर्ड आपको दिख रहा है कि ये 1 इंक्रीमेंट के ऑर्डर में है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर मैं कहूँ 1 2 5 9 11 0 समथिंग लाइक दिस, सो आई कैन से दिस थिंग ऑल्सो। सो दीज आर सम द डेटा एंड अवेलेबल इन सम ऑर्डर और रैंडम फॉर्म आर कॉल्ड सेट डेटा। एक्चुअली इसको सेट डेटा हम बोलते हैं। अभी हमने सेट बनाया नहीं है, बट दीज आर सम डेटाज। अब जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल होते हैं, एक्चुअली वो नंबर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की, हमारे पास नेचुरल नंबर्स लाइक कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं आपने देखा होगा। नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसा। या फिर हम कहें कि इंटीजर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। एक्चुअली अगर आप बात करोगे तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। यस, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, होल नंबर में जीरो आता है। जब नेचुरल नंबर की बात करते हो तो 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स, दीज आर पॉसिबल। सो दीज आर ऑल सेट्स ऑफ इंटीजर नंबर्स। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एक्चुअली दो टॉपिक होता है रेशनल एंड इरेशनल का। तो रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रख सकते हैं। P/Q मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड इसके बाद भी एक चीज़ होती है, P/Q जो होता है वो फुल्ली टर्मिनेटेड होता है। फुल्ली टर्मिनेटेड मीन्स जैसे 1/2, तो मैं इसको 0.5 लिख सकता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आपसे 1/7, तो आप इसको इसको टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए 0.14 एंड सो ऐसे करके चलेगा। तो जब कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होता है, तो इन दैट केस वी हैव टू सी सम डिफरेंट थिंग। व्हाट आर दैट? या तो नंबर में रिपीटिशन होना चाहिए। रिपीटिशन कैसा? जैसे 1/3 है, तो ये क्या होगा 0.3333 ऐसे चलेगा, तो ये रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर रिपीटिशन कहीं पे है तो भी वो रेशनल नंबर होगा। फुल्ली एंडेड होता है तो भी वो रेशनल नंबर होगा। अगर इन दोनों कैटेगरीज में लाई नहीं करता है, मीन्स ना ही तो उसका फुल्ली एंड हो रहा है और ना ही वो रिपीटिशन में है, तो वो नंबर इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। कैसा? इरेशनल नंबर। ओके। इसके बाद होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? ऑल द नंबर्स लाइंग ऑन दी रियल एक्सिस। मीन्स जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। तो वो सारे नंबर जो मेरे रियल एक्सिस पर लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ओके, इट मीन्स a प्लस माइनस जे जीरो, मीन्स कॉम्प्लेक्स पार्ट इज जीरो। तो वो सारे नंबर जो कि रियल एक्सिस पर लाई करते हैं वो होते हैं मेरे रियल नंबर। इनको जनरली हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड पॉजिटिव। इसके बाद होते हैं हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर, मीन्स वो रेशनल नंबर जो कि पॉजिटिव हो। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स मीन्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आवर ग्राफ। ओके, ये हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, इनके हमें पता होना चाहिए कि कोई भी गिवन नंबर्स किस कैटेगरी में लाई करता है। इसके बाद होता है एक्चुअली सेट्स को हम बनाते कैसे हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए सेट को रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म,
दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं 1 3 5 7 9 कुछ ऐसा, तो आप इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर रखते हो और कॉमा सेपरेटेड होते हैं। मान लीजिए देयर इज अ सेट ए एंड दैट इज हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7 9, तो आप उसको जब इस तरीके से रखेंगे तो वो एक आपका सेट बनेगा और इस सेट को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट को रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम सिंपल एक लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज कैसे, जैसे आपको ए एक सेट दिख रहा है 1 3 5 7 9, तो आप इसको देखो तो दीज आर 1 3 5 7 9, दीज आर, अगर x एक नंबर है तो इसमें x प्लस टू हो रहा है, या फिर ऑड नंबर्स हैं ये, ऑड इंटीजर। ओके, तो आप कह सकते हो a इज इक्वल्स टू x x सेमीकोलन x बिलोंग्स टू ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 9। आप एक स्टेटमेंट लिखते हो, तो जब आप स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई नंबर कोई सेट को रिप्रेजेंट करते हो उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम जनरली क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट टाइप करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कई बार हमारे पास जो सेट अवेलेबल होगा उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। ओके, इट मीन्स उसकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी, जैसे यहाँ पे ऑड मिल गया, यहाँ पे कुछ और ऐसा होता। लेकिन कई बार ऐसा भी सेट होते हैं जिनके पास हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, वो नॉर्मल नंबर दिए हुए हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम सेट बिल्डर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, हम नहीं लिख पाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद हमारे कुछ सेट्स के टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, पहला टाइप होता है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स का मतलब, मान लीजिए आपके पास सेट एक अवेलेबल है ए, मैं कहता हूँ ये 1 2 3 4 5 तक है, बस ऐसा है, कुछ ऐसा। ओके, कुछ ऐसा सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, 3 2 3 2 3 4 5, कुछ ऐसा सेट है मेरे पास। तो इस सेट को मैं बोलूँगा फाइनाइट, क्योंकि ये फाइनाइट है। अब मैं कहूँ इनफाइनाइट, तो एक मान लीजिए ए है जो कि जा रहा है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जिस सेट की कोई अपनी लिमिट नहीं है, ओके, उसे इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं कह देता ए इज इक्वल्स टू आर ऑल रियल नंबर, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इसका कोई फाइनाइट नहीं है। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। कैसा, ए है आपके पास 1 2 3, एक बी है आपके पास 1 2 3, समथिंग लाइक दिस। तो आप देखो इक्वल सेट्स का मीनिंग होता है ए इज इक्वल्स टू बी। कब, जब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। तो कभी भी इस टाइप की सिचुएशन होगी तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। मान लीजिए अगर बी को मैं ऐसा लिखता 1 2 3 एंड यहाँ पे अगेन एक 2 ऐड कर देता, तो क्या ये इक्वल होते, आंसर इज यस, बी इक्वल होते, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर अवेलेबल हैं। इसीलिए कई बार जब हम सेट्स को बनाते हैं तो कभी भी नंबर का रिपीटिशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है रिपीटिशन करने पे। इसीलिए बी विल बी इक्वल टू ए, इवन दो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है। ओके, इवन अगर एक बार 3 और होता तो मैं इक्वल कहता। अगर मान लो यहाँ पे 5 ऐड कर देता मैं एक नंबर, तब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर अवेलेबल नहीं है, इवन दो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं। करेक्ट। अब एलिमेंट्स का एक दूसरे के अंदर होना उसको बोलते हैं हम सबसेट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, लेट मी इरेज इट। मान लेते हैं आपके पास एक नंबर अवेलेबल है ए, कुछ ऐसा, और इसके सेट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एक है बी जिसके पास है 2 4 5,
तो आप बोलोगे कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर अवेलेबल हैं, करेक्ट। तो इसको हम लैंग्वेज में बोलते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या मैं ये कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी? मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जब सबसेट नहीं होता है तो हम इस तरीके का साइन बनाते हैं जो मैंने अभी बनाया है, और जब सबसेट होता है तो हम ये साइन बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। इसके बाद आता है एक पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मीनिंग होता है, देखो, पावर सेट इज अ सेट इन विच ऑल द रिमेनिंग सेट्स आर अवेलेबल। कैसे? देखो ऐसे, मान लेते हैं आपके पास अवेलेबल है ए, जिसके पास है 1 2। एक और सेट अवेलेबल है बी, जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 3। मान लो एक और सेट अवेलेबल है सी, जिसके पास एलिमेंट्स हैं 2 5। अगर मैं एक नया सेट बनाता हूँ, लेट सपोज क्यू, और मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर भाई 1 2 भी है, 2 3 भी है, एंड 2 5 भी है, तो मैं कहूँगा Q इज़ पावर सेट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे सेट्स अवेलेबल हैं। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट, बिकॉज इट इज हैविंग ऑल द रिमेनिंग सेट्स अवेलेबल इनसाइड इट, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर सेट। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है करली ब्रेसेस के अंदर, और भी करली ब्रेसेस होते हैं, और भी करली ब्रेसेस क्या रखते हैं? वो रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट्स को। मीन्स एक ये सेट है बी सी, और ये पूरा मेरा क्यू के अंदर लाई कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड क्यू इज अ पावर सेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यूज टू कम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए, जिसके पास एलिमेंट थे आपके 1 2 3। एक सेट है आपके पास बी, जिसके पास एलिमेंट थे 3 5 7 9। मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ यू, और इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट रखता हूँ 1 2 3 4 5 7 8 9, इवन मैं एक एलिमेंट और रखता हूँ नल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं नल से, ठीक है। ओके, इसे बोलते हैं नल फाई जहाँ पे होता है। तो अगर आप देखो, यू एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पूरा ए अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर अवेलेबल इन यू, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर अवेलेबल इन यू, एंड सम डिफरेंट अदर एलिमेंट्स भी हैं। अगर नहीं भी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंडीशन इज ए और बी दोनों अवेलेबल होनी चाहिए यू के अंदर। तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसे सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है वहाँ जब हम जाते हैं वेन डायग्राम के अंदर। जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूँगा कि अब मुझे यूनिवर्सल सेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी जैसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, हम उसी को समझेंगे। वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो होता है जनरली कुछ ऐसा होता है। एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम, कुछ ऐसा, और ये रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल। मान लेते हैं आपके पास दो सेट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ए है 1 2 3, एक दूसरा सेट है बी, जिसके साथ एलिमेंट अवेलेबल हैं 2 3 5 7 9, और मैं कहता हूँ माई यूनिवर्सल इज अवेलेबल, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं कहता हूँ यूनिवर्सल एक ऐसा है जिसके पास सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि ए और बी सेट्स के अंदर हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, तो जब आप ए को रिप्रेजेंट करोगे तो आप बोलोगे ए मेरा कहीं इस तरीके से एक सर्कल बना दे। मान लीजिए ए, यह है ए। एक दूसरा है जो है बी, बी को भी बना देते हैं। मैं दोनों को कट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिखाई दे गया है ए और बी के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये जो सैडेड पार्ट होता है, कौन सा? ये जो सैडेड पार्ट होता है इसको हम मानते हैं कॉमन पार्ट। ये कॉमन है। मीन्स अगर मैं बात करूं, ए के कितने एलिमेंट थे? 1 2 3।
और बी के 2 3 5 7 9। ए का और बी का जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको हम सेडेड पार्ट में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? सेडेड पार्ट में। मान लो ए और बी में जो कॉमन है वो है 2 ओनली। ओके, अब रिमेनिंग ए में क्या अवेलेबल है? ओके, इसमें 3 भी है, सॉरी, 2 एंड 3 दोनों अवेलेबल हैं। अब बात करें तो ए में 1 आएगा, बी के अंदर और क्या होगा? 5 7 9 ये होंगे, बी के अंदर 5 7 9 होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये हो गया तो यूनिवर्सल के अंदर क्या थे? यूनिवर्सल के अंदर एक्चुअली सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे जो ए और बी के अंदर हैं। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 बचा है हमारे पास, 4 हो गया, 5 आ गया, 6 7 8 एंड 9 यहाँ पे है। तो ये यूनिवर्सल, तो आइडियली यूनिवर्सल को आप देखो तो यूनिवर्सल के अंदर तो सारे एलिमेंट थे जिसमें ए आया, बी आया, ए और बी में कुछ कॉमन था। तो इस तरीके से होता है वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। और जो कॉमन पार्ट होता है एक्चुअली वेन डायग्राम में, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इवन तो हम अभी ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है वेन डायग्राम। इस तरीके से हम किसी भी सेट्स और यूनियन के लिए वेन डायग्राम बना सकते हैं। और वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस का डायरेक्टली आंसर भी मिल जाता है हमारे पास। जैसे मैं बात करता हूँ यूनियन की, बहुत सारे जो ऑपरेशन हैं उनमें पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को अगर आप देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए यूनियन बी, ऐसा। ए यूनियन बी जब आप टाइप करते हो तो इसका मीनिंग है आप एक ऐसा सेट बनाने वाले हो जिसमें ए और बी दोनों अवेलेबल हैं। तो वो क्या होगा? एक्चुअली वो अवेलेबल होगा 1 2 3 5 7 9, ये ए और बी दोनों अवेलेबल हैं। आइडियली मैं कह सकता हूँ वेन डायग्राम में ये वाला मीन्स जो ए और बी हमने सेट्स बनाए, उनका वेन डायग्राम बनाया, उनका जो सरकमफेरेंस के अंदर जो सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं वो हमारे होते हैं ए यूनियन बी। तो ये आता है हमारा ए यूनियन बी। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप बी से। ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ए कैप बी, और ये देता है हमारा जो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है? वो है 2,3, 2,3। सो ये जो पार्ट होता है, ये जो दोनों के थ्रू साइडेड है, उसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। इसको पार्टी बोलते हैं, मीन्स जो दोनों में कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्शन के अंदर जाएगा। इसके बाद होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है एक तरीके से माइनस करना, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है? ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट अवेलेबल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट अवेलेबल इन द बी। तो वो कौन कौन से हैं जो बी के अंदर अवेलेबल नहीं है? आप देखो 1 2 3, इसके अंदर ओनली 1 नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। अब कई बार आपको डाउट आ रहा होगा कि बी के अंदर तो बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं। नहीं, जो हमारा पहले होता है जैसे ए माइनस बी हुआ, तो अब हमें ए को ही कंसिडर करना है कि ए के कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो कौन सा है? ओनली 1। ओके, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है यूनिवर्सल माइनस ए, मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल दैट आर नॉट अवेलेबल इन ए। ओके, तो अब आप देखोगे तो यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट्स थे, तो यू में कौन कौन से और रिमेनिंग अवेलेबल हो गए? वो अवेलेबल हो गए 4 5 6 7 8 एंड 9। करेक्ट, जिसे ऐसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट के बाद, अच्छा हाँ, कॉम्प्लीमेंट में एक प्रॉपर्टी और होती है। मान लो आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर आप इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आइडियली ये ए को ही रिटर्न करता है। मीन्स 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपको वही नंबर वापस मिलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता कि फाई जो है आपका, जो कि नल होता है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा? एक्चुअली फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल मिलेगा, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप फाई मिलेगा। करेक्ट, हाँ। अगर फाई का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे तो आपको फाई ही मिलेगा। क्लियर? ओके, ये होता है कॉम्प्लीमेंट का प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल। एक्चुअली डी मॉर्गन्स इज टोटली बेस्ड ऑन दी कॉम्प्लीमेंट ओनली। डी मॉर्गन ने बोला था कि जब आप ए यूनियन बी निकालते हो और आप लेते हो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग आप कर रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इवन आप इन दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हो। ए यूनियन बी निकाला, ए और बी का यूनियन निकाला, इसके बाद आप दोनों का कॉम्प्लीमेंट करो, या फिर आप इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आप यूनियन निकालो, तो उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को। क्लियर? इस तरीके से हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हायर स्टडीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एक्चुअली कुछ हमारे पास फॉर्मूला होते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि मान लो आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी है। एन ऑफ ए यूनियन बी जाने से पहले मैं आपसे बताऊंगा कि मान लो एन है आपके पास ए, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए कैप बी, number of elements in A intersection B, and A union B, number of elements in A union B। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो हम जब n लगाएंगे यहाँ पे तो इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बेस पे हमारे पास कुछ फॉर्मूला होते हैं। या तो आप n लगाइए, अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप नंबर्स के बारे में डील कर रहे हो और मीन्स एक्चुअल सेट्स के बारे में डील कर रहे हो। अगर आप n लगा रहे हो तो आप एक्चुअल नंबर के बारे में डील कर रहे हो, 2 3 4 5 जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे हमारे सेट्स के अंदर। तो n ऑफ ए यूनियन बी कहता है n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, या फिर मैं कहूँ ए यूनियन बी जब आपको निकालना है तो आप क्या करो, ए सॉरी अभी आपने ए यूनियन बी निकाला था। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप, तो आप क्या करोगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इस तरीके से करोगे आप। तो ये दो फॉर्मूला है मेनली जो कि टू सेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, खाली ओनली टू सेट्स। हमारे अभी हमारी स्टडी के लिए ओनली टू सेट्स आर रिक्वायर्ड। आगे और हायर स्टडीज़ में 3 सेट्स भी होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास एनसीईआरटी का इसी से रिलेटेड, तो मैं थोड़ा उसको लेना चाहूँगा। क्या है वो क्वेश्चन? The question is, if x and y are two sets such that x union y has 50 element, means क्वेश्चन कह रहा है कि x and y आपके पास दो सेट्स हैं। क्या है? x and y आपके पास टू सेट्स हैं। ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y आर गिवन एज 50 एलिमेंट्स है। इसके बाद बोलता है x हैज़ 28 एलिमेंट्स और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आर 28 and y has 32 elements. Number of elements in y is 32. Now the question is asking how many elements does x intersection y have? Okay, now the question is asking n of x intersection y. ये क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं, जस्ट नाउ वी हैव रिटन टू फॉर्मूलाज। व्हाट आर दैट? n of x intersection y is given as n of x plus n of y minus n of x union y। ओके, क्योंकि हम जब इंटरसेक्शन में डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूनियन यूज़ करेंगे, अगर हम यूनियन में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट डाउन ऑल द डेटा वट एवर वी हैव गिवन। सो दिस इज 28 plus 32 minus 50. So if you see, this will go to 60 minus 50, that will be 10. So number of elements available in x intersection y is 10. So n of x intersection y is equals to 10. So like this. So this is all about the sets.
सो यूजिंग ऑल दीज फार्मूलाज एंड दीज कॉन्सेप्ट हम सेट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमें आगे कभी पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, वी विल रिप्लाई फॉर दैट।